नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश मास्टर क्लास में। तो ट्रेनीज, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन एग्जाम निमी ने 2021 में कराए थे, ठीक है, वो सारे जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे भारत स्किल्स के, उसकी हम एक सीरीज लेके आए हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियो हम कोशिश करेंगे इसमें कवर हो। ठीक, तो जो प्रश्न आपके फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आए थे, ठीक है, 2021 में फर्स्ट ईयर में कॉमन टू ऑल ट्रेड्स, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इससे पहले हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और फिटर थ्योरी के भी जो हमारी ये जो सीरीज है इसमें कवर कर चुके हैं पुराने क्वेश्चंस जो इस साल ऑनलाइन एग्जाम में आए थे भारत स्किल से, तो आप उन्हें भी जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आज वीडियो होने वाला है, सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। ठीक, फिर से बाद में रिपीट करूंगा कि ये जो हमारी मास्टर क्लास सीरीज है आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बिल्कुल अब ठीक पेपर देने जाएंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल अब अपनी तैयारी के स्टार्टिंग में है उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इससे देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और क्वेश्चन भारत स्किल्स से कितने आए हैं, ठीक है, और किस लेवल के आए हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं जिनमें फिगर्स होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें उन बच्चों को क्लियर होंगी। जो बच्चे अब सीधे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लियर होगी, क्योंकि जो निमी है, जो पुराने पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत सारे रिपीट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज अपने एग्जाम में मिल जाएं। ठीक, तो ये जो हमारी जो सीरीज है ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए, और हमारी जो ये मास्टर क्लास है इसको आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो आज की हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक हैं, ये हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 41 से पहले के जो हमारे क्वेश्चन है वो फिटर थ्योरी के इसमें दिए गए हैं। ठीक, उनको हम कोई दूसरी अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन रहता है, तो ये जो वीडियो है ये सभी ट्रेड्स के लिए है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। एक बात आपको और बता दूं, ये जो हमारी वीडियो है ये क्विज फॉर्म में चलेगी, तो मैं ऑप्शंस बोल के आपको कुछ समय आंसर देने का लिए दूंगा, तो आप जो इसके आंसर से अपने मन ही मन में करते रहिए या कॉपी पेन करके करते रहिए, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए डिप्थोंग, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वनि का उत्पादन। तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड है, ध्वनि का उत्पादन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भारत स्किल्स के क्वेश्चन पढ़े होंगे समझ गए होंगे कि ये सही आंसर है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं तो हम कितने क्लियरली उसको बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये ध्वनि के उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो जिन्होंने कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर जानते होंगे समझ गए होंगे कि जो ऑप्शन ए 10 है ये हमारा कार्डिनल नंबर है। ठीक है, दो तरह के नंबर्स बेसिकली आपने पढ़े होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा 10 है, ठीक है, जो आपके बेसिकली सीधे न्यूमेरिकल होंगे वो कार्डिनल नंबर होंगे, और जो किसी चीज़ की पोजीशन बताता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। जैसे आपके जो भी रोमन में नंबर्स आपको दिखेंगे उनका आप क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे, और जो आपको सीधे न्यूमेरिक में मिलेंगे वो क्या है? आपके कार्डिनल नंबर्स हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। निम्न स्तर की भाषा को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है
इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड डैश। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी कोई जॉब प्रोफाइल निकलती है तो उसके बारे में लिखा रहता है कि इस जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं तो आपका प्रोफाइल लिखी रहेगी कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप फिटर प्रोफाइल में हैं तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन, कि जॉब के बारे में बता रहा है। ठीक है, और बाकी जो सीवी, रिज्यूम, जॉब एप्लीकेशन, ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके आवेदन से संबंधित है कि जब आप कंपनी में आवेदन करने जाएंगे तब आप अपना रिज्यूम वहां पे देंगे। ठीक है, आप अपनी सीवी देंगे, आप जॉब एप्लीकेशन देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगले क्वेश्चन में कहता है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस तथा कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है मगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज में, तो इसमें कंफ्यूज ना हो ऑप्शंस में। ठीक है, तो जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मिलके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर नेटवर्क डेट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। WAN वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, जो वैश्विक इस तरह फैला हो उसको क्या बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन की आपको डिटेल्स बता दूं तो जो हमारा लैन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके एक कमरे से दूसरे कमरे या फिर एक ऑफिस में अगर आपको कनेक्शंस देने हैं तो उसको हम जनरली बोलते हैं, तो हम लैन के थ्रू करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस में या फिर कोई कॉलेज के कैंपस में आपको नेटवर्क देना है तो उसको बोलेंगे कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। MAN से होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपको कोई बड़े शहर में नेटवर्क देना है तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब होता है अगर आपको पूरे ग्लोब में, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में अगर आपको नेटवर्क सप्लाई करना है तो उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है CPU स्टैंड्स फॉर। CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए हो गया सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो CPU की फुल फॉर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में किसी पंक्ति और कॉलम, ठीक है, स्तंभ के प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो हमारी जो एक्सेल सीट होती है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो और कॉलम का, उसको हम बोलते हैं सेल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी क्या आई है, एक रो चल रही है इस तरह से और ऊपर से हमारा कॉलम है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो स्क्वायर ब्लॉक आपको दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। तो एक्सेल में ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये कहलाता है सेल। तो सेल इज द करेक्ट आंसर, ए। अगले क्वेश्चन में बोलता है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन सी प्रशंसनात्मक लिसनिंग, ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग।
तो ऑप्शन सी एप्रिसिएटिव लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग इज द राइट आंसर। तो अगर आप आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुन रहे हैं तो आएगा एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। ठीक है, तो ऑप्शन सी एथिक्स इज द राइट आंसर। तो जो एथिक्स होते हैं बेसिकली हमको सही और गलत के बारे में बताते हैं, और जो उसकी स्टडी होती है सही और गलत की, ह्यूमन बिहेवियर की, इसको बोलते हैं एथिक्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्वेस्टर, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो जो हमारा उद्यमिता होती है इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, स्वरोजगार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। ऑप्शन ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बिजी, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी विंग्स। ठीक है, वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन से इनमें से, ऑप्शन सी टैली। कई लोग टैली सीखते भी हैं, बहुत कॉमन टर्म है टैली, तो टैली इज द राइट आंसर। तो टैली बेसिकली क्या है, वेब बेस्ड अकाउंटिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, माल के उत्पादन में लगे उद्योगों को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, ऑप्शन बी सर्विस एंटरप्राइज, ऑप्शन सी माइक्रो एंटरप्राइज, ऑप्शन डी मैक्रो एंटरप्राइज। तो सीधा सा जहां पे प्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, विनिर्माण उद्यम या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता से क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए नौकरी की सुरक्षा, ऑप्शन बी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि। तो जल्दी बताइए लो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है। कहीं पे अगर कोई एरिया है, कोई देश यहाँ पे प्रोडक्शन डाउन जा रहा है तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। जीडीपी की फुल फॉर्म याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमको बताता है कि किसी देश में या फिर कोई रीजन में कितना प्रोडक्शन और कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो अगर कहीं पे प्रोडक्टिविटी घटी है तो उससे जीडीपी घटेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन में कहता है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, भूकंप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। ये बहुत इजी है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए टेलीग्राफ, ऑप्शन बी सिज्मोग्राफ, ठीक है, सॉरी हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए तार, ऑप्शन बी भूकंप सूचक यंत्र, ऑप्शन सी ऑसिलोग्राफ, ऑप्शन डी बारग्राफ। तो जो हिंदी माध्यम वाले हैं बड़े इजीली समझ गए होंगे, नाम से ही है भूकंप सूचक यंत्र, सीज्मोग्राफ इंग्लिश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट के संबंध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी एक्लोलोग। ठीक है, तो ये नीमी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। तो जो लिविंग थिंग है और उसका जो एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है नीमी का, काफ़ी बार इसको पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन में बोलता है द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों को पुनः आपूर्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी सामग्री का पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी ठोस कचरे का प्रबंधन, ऑप्शन डी कच्चे माल के उपयोग में कमी।
ठीक है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारे क्या है, 3 आर आपको सुनने में आएंगे। एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज और एक होता है रिसाइकल। रिड्यूस में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे से प्लास्टिक है उसका उपयोग हम कम से कम करने का प्रयत्न करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूस। रीयूज में क्या होता है, अगर हमने कोई प्लास्टिक का सामान उपयोग में ले भी लिया है, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक ले रहे हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती है इसमें। ठीक है, जैसा आपने प्लास्टिक यूज़ में एक बार ले भी लिया तो उसको बार बार यूज़ करिए, तो उसको बोलते हैं रीयूज। रिसाइकिल में क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, अब प्लास्टिक को वापस कंपनी में भेजकर उसके दोबारा से नए प्रोडक्ट्स बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं रिसाइकल। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये होता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ILO। ILO का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो ILO जिसके हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन में बोलता है फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फिश बोन चार्ट को डैश पी कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख, ऑप्शन बी तितर बितर चित्र, ऑप्शन सी नियंत्रण चार्ट, ऑप्शन डी हिस्टोग्राम। तो जो हमारा फिश बोन चार्ट है इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं, कारण और प्रभाव आरेख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर। ठीक है, ये जो 5S है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो जो भी 5S वाला आपका टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। ऑप्शन ए है सुलझाना, ऑप्शन बी आत्मानुशासन, ऑप्शन सी स्टैंड मानकीकरण, ऑप्शन डी व्यवस्थित व्यवस्था। तो जो हमारा 5S होता है उसमें सीरी का मतलब होता है सॉर्ट करना, सॉर्टिंग आउट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार आपको 5S वाला कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 5S का कॉन्सेप्ट है। तो अगर सीरी का मतलब क्या होता है सॉर्ट, सिटॉन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, ऑप्शन सीसो का मतलब होता है शाइन, फिर 4th नंबर पे होता है सिकेट्सु, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, और फिर 5th नंबर पे आता है सिसुके, इसका मतलब होता है सस्टेन। तो हमारा 5S का कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में निमी हर साल ही लगभग 5S से एक नया क्वेश्चन जरूर देता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आज की मास्टर क्लास, जहाँ पर हमने जो इस साल निमी ने भारत स्किल्स से जो क्वेश्चन दिए थे एग्जैक्ट वही डिस्कस करे हैं, ये निमी के ही आंसर की है। ठीक है, तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।